हर जगह कविता होती है, पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, ये नहीं Time पढ़ना waste चाहिए था। सबसे ज़्यादा आनंद तो कुछ न करने में आता है। सर, आपको लगता है कि ये जो आत्मा की अवधारणा है ये काल्पनिक है? हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। हमारे सर ब्रज में तो बोलते हैं कि यहाँ की तो होली और बोली दोनों लट्ठ मारे। मेरे भीतर का अध्यात्म तो अधूरेपन का अध्यात्म है। जब कभी मेरी याद आए तो कोई भी किताब उठाना और उसे पढ़ना शुरू कर देना। किसी भी भाषा का कोई भी शब्द तुम्हें अंत तक मुझ तक ही पहुंचाएगा। तो जब भी हमें इस कविता को कहने वाले कवि की याद आती है, हम उनकी कोई किताब उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन पंक्तियों के हिसाब से हम जब भी कोई किताब उठाते हैं, किसी न किसी तरह उन कवि तक ही पहुंचते हैं। एक ऐसे कवि न जो सिर्फ कमाल के कवि हैं बल्कि कमाल के गद्यकार भी हैं, जो परिहास में गद्य को खुद का मायका कहते हैं, तो हम पद्य को उनका ससुराल कह सकते हैं। एक ऐसे कवि जिनके पास कथाएं हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, संस्मरण हैं, यात्राएं हैं, कविताएं हैं, नॉस्टैल्जिया है। एक ऐसे कवि जो सिनेमा, साहित्य और संगीत के अनुप्रास को रचते हुए कितने ही सारे अलंकारों की बातें करते हैं। गद्य और पद्य जिनकी करवट है, जिससे अनुवाद के सपने भी बुने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। मैं हूं दीपाली अग्रवाल और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं कवि, लेखक, अनुवादक गीत चतुर्वेदी। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका दीपाली। अभी मैं आपकी किताब पढ़ रही थी, टेबल लैंप। तो टेबल लैंप जो है, इसमें सिनेमा भी है, संगीत भी है, इसमें आपके बहुत सारे संस्मरण भी हैं, अलग अलग तरह का गद्य है। तो जब भी टेबल लैंप के नीचे बैठ के आप लिखते हैं तो किस तरह के ख्याल सबसे पहले आते हैं? टेबल लैंप की पीली रोशनी में मेरे लिए लेखन जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो सबसे पहला ख्याल तो ये आता है कि कल कहाँ तक लिखा था, कल कितना लिखा था, उसे पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद महसूस होता है कि ठीक था तो उसे ओके कर देता हूँ, वरना डिलीट करके एक नई फाइल बनाता हूँ। तो सबसे पहला ख्याल ये है कि कल कहाँ तक पहुँचे थे। और ब्लैंक पेपर हो, अगर कल कुछ ना ही लिखा हो, या कल अगर ओके हो गया। जैसे करण जौहर का शायद कोई इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में शाहरुख खान आते हैं। मेरे पास ऐसा कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे पास लेखन का एक अतीत है और मैंने कहा लिखना मेरे लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। तो भले पन्ना खाली हो, स्क्रीन पूरी तरह खाली हो, तब भी मैं पिछले दिन के नोट्स में ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ ना भी लिख रहा हूँ तब भी कुछ ना कुछ नोट्स तो ज़रूर ही लिखता हूँ मैं। तो वो नोट्स जो हैं मुझे आज के काम के लिए या अगले काम के लिए प्रेरित करते हैं या उसकी दिशा देते हैं। या ज़्यादातर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना लेखन उस बिंदु पर रोकता हूँ जिस बिंदु के बाद मुझे पता हो कि अगले दिन क्या करना है। तो लेखन रोकने और अगली रात लेखन शुरू करने से इसके बीच के जो घंटे हैं उनमें मैं सोचता रहता हूँ कि क्या करना है। तो जो चीज़ें मन में आई हुई रहती हैं, जो ख्याल मन में आए रहते हैं, जिन विषयों से जुड़े हुए, उन्हीं की ही कुछ न कुछ बातें। लेकिन आपने लगभग इतने सारे विषयों पर लिखा है, लगभग सारे विषयों पर लिखा है, और इतने सारे नाम हैं आपके गद्य में। विदेशी कवियों के नाम भी हैं, लेखकों के नाम भी हैं, और ये टेबल लैम्प में तो आपने 2 फिल्मों के बारे में भी लिखा है, फिर उनके डायरेक्टर्स की कहानी लिखी है, उनके डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं। इतने सारे, इतना वृहद लेखन जो है आपका, उसका सीक्रेट क्या है? मैंने सारे विषयों पर नहीं लिखा है। मैंने लगभग नहीं, बहुत सारे। मैंने उन्हीं विषयों पर लिखा है जिन विषयों का कहीं न कहीं कला के साथ जुड़ाव रहा है ना। तो अगर कुछ ऐसे विषय जिनसे कला के साथ सीधा सीधा जुड़ाव नहीं है, उन पर भी लिखते समय मैंने अपना संदर्भ बिंदु कला को ही रखा है, कविता को रखा है। जैसे जब मैं संगीत पर बात करता हूँ तब भी कविता के बारे में बात कर रहा होता हूँ, जब सिनेमा पर बात कर रहा होता हूँ तब भी दरअसल कविता के बारे में बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कविता वो दरअसल एक अंदरूनी चीज़ है। हम आम तौर पर उन चीज़ों को कविता मानते हैं जो हमने भाषा में संभव की हैं।
हम शब्दों के माध्यम से कविता की रचना करते हैं, किंतु कविता की रचना तो बहुत सारे माध्यमों से की जा सकती है। दृश्य के माध्यम से की जा सकती है, ध्वनि के माध्यम से की जा सकती है, मौन के माध्यम से की जा सकती है। तो अंततः उस काव्य तत्व को पकड़ने का जो प्रयास है वो पूरे मेरे लेखन का केंद्र बिंदु है। अथर्ववेद में कहीं कहता है ना, एक जो ऋषि है, कि यह पूरा संसार विधाता द्वारा रची गई कविता है और वो खुद भी इस कविता को जानता है या नहीं जानता है, किसी को नहीं पता। तो मुझे ये एक न टेक की तरह लगती है ये पंक्ति जो है। कविता शब्दों से ज़्यादा शब्दों के भीतर कहीं छुपी हुई होती है, ये बात तो सब कहते ही हैं और मानते ही हैं। शब्द, अलंकार, भाषा, छवि, ये सब कविता का आवरण है। ये सब कविता के कपड़े का निर्माण कर, कविता का वस्त्र बनाते हैं। फैब्रिक ऑफ पोएट्री इनसे बनती है। लेकिन कविता ये सब नहीं है। कविता उस आत्मा की तरह है जो हमारे भीतर कहीं है, जिसके होने के बारे में हम अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसको बता नहीं सकते, उसको दिखा नहीं सकते, उसके बारे में कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सकते। इसीलिए कविता जो है ना, इसीलिए बड़ी दुविधा में डालने वाली चीज़ है लोगों को। लोग कहते हैं इसके अंदर कविता है, नहीं है, क्योंकि वो आप महसूस कर सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। किसी आध्यात्मिक अनुभव की तरह, किसी आध्यात्मिक या आत्मिक अनुभव की तरह। आध्यात्मिक से भी एक अलग शब्द है आत्मिक अनुभव। मैंने कहा ना, ये आत्मा की चीज़ है। जैसे हम अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं, हम अपनी जीभा से महसूस कर सकते हैं। जो हमें इंद्रियां मिली हुई हैं, हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, तो वो ऐन्द्रिक हो गई। हम कविता को अपनी त्वचा पे नहीं महसूस करते, हम अपनी जीभ से भी कविता का स्वाद नहीं ले सकते, हम कविता को देख भी नहीं सकते। कविता को हम शब्दों को सुनते हैं, कविता को नहीं सुन रहे होते। ये इंद्रियों के पार अनुभव है, इसलिए ये एक आत्मिक अनुभव है। इसीलिए प्राचीन समय से ही कविता को आत्मिक और आत्मिक से आगे बढ़ के अधिआत्मिक यानी मेटाफिजिकल अनुभव भी कहा जा सकता है। फिर हम उसे शब्दों में व्यक्त करते हैं। हाँ, जो शब्दों के कवि हैं वो उसे शब्दों में व्यक्त करते हैं, जो बिना शब्दों के कवि हैं उसे बिना शब्दों के व्यक्त करते हैं। जैसे बुद्ध को अगर हम पढ़ें, बुद्ध के बारे में पढ़ें, तो ऐसा लगता है ना कि बुद्ध बिना शब्दों के कवि थे, क्योंकि मौन की जो अभिव्यंजना बुद्ध ने संभव की है और बुद्ध के अनुयायियों ने उनके मौन के बारे में जितनी अर्थगर्भी बातें कही हैं, वो सब बिना शब्दों के लिखी गई कविता है। या पिकासो जब कोची चलाता था तो वो बिना शब्दों के लिखी गई कविता होती थी। उसमें रंग होते थे और रंगों की एक अलग ही अनुभूति होती थी। या जब शोपां पियानो बजाया करता था, उसमें कोई शब्द नहीं होते थे, लेकिन शोपां को कहते हैं ना कि वो पियानो का कवि था। यानी संगीत में, चित्रकला में, इनमें भी कविता होती है। हर जगह कविता होती है। मैंने कहा इस संसार में अगर हम एक कलात्मक दृष्टि, कलात्मक संदर्भ के साथ देखें, तो इस संसार का सार काव्य तत्व है। उस काव्य तत्व को पकड़ने का प्रयास एक लेखक के रूप में मैं करता हूँ। अभी सर आपने इतने सारे नाम गिनाए, आपने शोपा का नाम लिया, फिर और आपने चित्रकला का भी नाम ले दिया, तो इतना सारा आपने पढ़ा है। ये जो किताब है इसमें आपने एक मूवी के बारे में बताया, इन द सिटी ऑफ सिल्विया। एक दोस्त से मैं बात कर रही थी, तो वो अच्छा काफ़ी सिनेमा देखता है, तो उसने बोला वो ऐसी फिल्म है कि लोग उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अगर गीत सर ने उस पिक्चर के बारे में लिखा है तो मतलब वो कमाल का सिनेमा देखते हैं। 2007 में मैंने इस फिल्म को देखा था, उसी बरस। और मुझे मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो इन द सिटी ऑफ सिल्विया को विश्व सिनेमा के इतिहास की महानतम फिल्मों में से एक मानते हैं। जबकि उसमें संवाद नहीं है, जैसा हाँ, कि आपने नहीं है उसमें। और वो बहुत एक अजीब सी फिल्म है। यानी आप ऐसा कहें तो मॉडर्न परिभाषाओं के तहत देखें तो एक लड़का जो है वो एक लड़की को उसके पीछे पीछे घूम रहा है, जो तो उसको पता भी नहीं है कि कौन जो लड़की उसको पता भी नहीं है कौन है। उसे लग रहा है ये सिल्विया है, ये वो सिल्विया के शहर में घूम रहा है। उसने सिल्विया को शायद कभी देखा है, और एक लड़की जो उसके सामने से गुजरती है उसे एहसास होता है कि ये सिल्विया है, और वो सिल्विया के
पीछे घूम रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्टॉकिंग कर रहा है, क्योंकि वो सिल्विया अगर ट्राम में जाती है तो वो भी ट्राम में जाता है, सिल्विया अगर सड़क पर चलती है तो वो भी सड़क पर चल रहा है। सिल्विया एक ऐसी उपस्थिति है जो स्मृति के भीतर कहीं थी, लेकिन जो खो चुकी है, जिसे नायक पहचान नहीं सकता, और हर खूबसूरत चीज़ में वो सिल्विया को तलाश रहा है। सिल्विया कहीं न कहीं एक मृग तृष्णा है, सिल्विया कहीं न कहीं सफलता की चाह है। कलाकारों के भीतर जो चाह होती है सफल हो जाने की, सिल्विया वो भी है। सिल्विया कोलंबस का भारत है। कोलंबस जब ने यूरोप से निकला था तो वो भारत को खोज लेना चाहता था, तो उसने यात्रा शुरू कर दी। वो भारत तक कभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो जिन जगहों तक पहुंचा उन जगहों को उसने इंडीज़ या जो भी कुछ नाम उसने दिया, उन्हें उसने पहले अपनी कल्पनाओं में भारत मान लिया था। लेखक ऐसा ही होता है, सिल्विया के नायक की तरह, कोलंबस की तरह। वो अपनी रचनाओं में, अपनी किताबों में किसी एक ख़ास जगह पर पहुंचने की कल्पना बना करके चलता है, लेकिन वो उस जगह तक पहुंचता नहीं है, वो किसी और ही जगह तक पहुंच जाता है और उस जगह को अपनी काल्पनिक जगह या अपना अभीष्ट मान करके अभिव्यक्त करने लगता है। बिल्कुल वैसा ही है ये। सर, लेकिन जब आप इन लेखकों को पढ़ते हैं, तमाम कवियों को पढ़ते हैं, या इस तरह का सिनेमा देखते हैं अलग अलग निर्देशकों का, इन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का सिरा क्या होता है, या वो यात्रा कैसी, अध्ययन की यात्रा? अध्ययन की यात्रा, मैंने कहा मुझे भटकाव में आनंद आता है। बुद्ध के जीवन का जो ज्ञान प्राप्त करने से पहले का जो चरण था वो भटकाव का चरण था। वो यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए। वो कहते थे मधुकरी हैं, कि जैसे मधुकर यानी भंवरा तमाम पुष्पों पर जाता है और उसमें से रस लेता है, तो वह अपने भिक्षुओं से कहते थे कि जब तुम भिक्षाटन पर निकलोगे तो तुमको चयन नहीं करना है, तुम्हें जाना है दरवाज़ों पर, और जैसे मधुकर संचय करता है मधु का, तुम भी जाओ मधु का संचय करो, हर जगह से ढूंढ करके लाओ। मुझे लगता है लेखक के जीवन में ये मधुकरी चलती रहती है। मतलब अगर मैं अपने जीवन की भी बात करूं तो ये मधुकरी ना आरंभ से ही चलती रही। मैंने शुरुआत के दिनों में जो है कोई चयन नहीं किया, मुझे जो चीज़ें सुलभ हुई और जिस तरह से सुलभ हुई मैं उन्हें पढ़ता गया। जैसे 19-20 की उम्र में मुझे मुंबई में फ्लोरा फाउंटेन की जो गलियां हैं फुटपाथ पर, उस समय वहाँ बहुत किताबें बिका करती थीं और असली किताबें होती थीं वो, और दुनिया का सबसे अच्छा साहित्य उन फुटपाथों पर मिल जाता था। तो मुझे वहाँ बहुत अच्छी किताबें मिल गईं। वर्ल्ड लिटरेचर टुडे के पुराने अंक मिले, पेरिस रिव्यू के पुराने अंक मिले, ग्रैंटा के पुराने अंक मिले। इनको पढ़ करके, इनको देख करके विश्व साहित्य के साथ मेरा परिचय बढ़ा। मैंने हिंदी की एक पत्रिका में पढ़ा था कि नेरूदा दुनिया के बहुत बड़े कवि हैं। आगे पीछे कुछ नहीं लिखा था और मैं नेरूदा सिर्फ एक लाइन थी। हाँ, किसी एक लाइन में संदर्भ आया था, तो मैं तो नेरूदा को बिल्कुल नहीं जानता था। आपको लगा इतने बड़े कवि को नहीं जानता हूँ? नहीं, मुझे लगा कोई बंगाली के कवि हैं। दा लगा हुआ था ना, तो उस समय सत्यजीत राय पे कुछ आर्टिकल छपते थे, तो मानिक दा, फेलू दा, इस तरह के कई नाम अखबारों में छपते थे। तो मुझे लगा नेरूदा कोई बंगाली के कवि हैं। तो मैंने कुछ बंगाली मित्रों से पूछा, उनको नहीं पता था। एक यूं ही रैंडम एक कवि से पूछा, तब उन्होंने बताया कि ये पाब्लो नेरूदा हैं। और मैंने कहा कि मुझे इनकी सारी किताबें पढ़नी हैं। 17-18 साल का था मैं। उन्होंने कहा सारी किताबें पढ़नी है तो तुम्हें ना बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, क्योंकि इतनी लिखी हैं, पूरा अगर ख़रीदना है। खैर, उतना सारा पैसा तो क्या जुटाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो पॉकेट मनी मिलता था ना, उससे मैंने पाब्लो नेरूदा को पढ़ना शुरू किया। अगर आप विश्व साहित्य की एक खिड़की
और विश्व साहित्य की ही नहीं, साहित्य की एक खिड़की अगर आपके सामने खुल जाती है तो उससे कई दूसरी खिड़कियों का भी पता चलने लगता है। जैसे जब आप नेरूदा को पढ़ते हैं तो आपको लैटिन अमेरिकी साहित्य की एक विशाल परंपरा का भी पता चलने लगता है। आप वहाँ से दूसरे लेखकों का नाम जान लेते हैं। गीत फिर सर आप की भी किताब उठाएंगे तो उसमें इतने सारे नाम हैं। वही फिर उसी समय ना मेरे हाथ में लगी निर्मल वर्मा की धुंध से उठती धुन। वो एक तरह का ना, एक तरह की गाइड बुक भी है, क्योंकि उसमें अनुभूति के स्तर पर तो बहुत अद्भुत बातें हैं ही, विश्व साहित्य से परिचय कराने वाली और बहुत सारे लेखकों तक उंगली पकड़कर पहुंचाने वाली पुस्तकों में से वो एक अपूर्व पुस्तक है। धुंध से उठती। हाँ हाँ, निर्मल वर्मा की डायरी है उसमें, तो बहुत सारे लेखकों का उल्लेख उसमें था। ऐसे धीरे धीरे लिंक से लिंक, जैसे ज्योत से ज्योत जगती है, वैसे ही एक लेखक से दूसरे लेखक तक पहुंचना होता रहा। सर, लेकिन ऐसा कहते हैं कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये आप कैसे तय करते हैं? क्योंकि किसी लेखक ने सब कुछ अच्छा लिखा होगा, ये भी संभव नहीं है, या उसकी हर किताब पढ़ने वाली होगी। आपको ऐसा लगता है कि आप एक लेखक को फिर सारा ही पढ़ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी निजी पढ़ने की हैबिट है, मैं किताबों से ज़्यादा लेखकों को पढ़ता हूँ मैं। यानी मुझे किसी एक लेखक की कोई एक कृति पसंद आई है तो मैं उसकी सारी कृतियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसकी सारी किताबें जुटाने की कोशिश करता हूँ। ये बात तो सच है कि एक लेखक की या किसी भी लेखक की सारी किताबें अच्छी हों या आपको पसंद आए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अच्छी किताबें ही पढ़ें। आपको खुद को एक छूट देनी होती है कि उन किताबों को भी पढ़ा जाए जिन्हें आप अच्छा नहीं मानते या फिर दूसरे लोग अच्छा नहीं मानते। क्योंकि अच्छा क्या है ये जानने के लिए जब तक औसत या बुरे से आप नहीं गुजरेंगे तब तक अच्छे को आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम बुक फेयर में जाते हैं तो बुक फेयर में कई लेखकों के बारे में हमें मालूम है, या मैंने कविताएं पढ़ी हैं, कुछ के नाम किसी पोस्ट में कभी देखे। जो लोग ऐसे हैं जो पठनीय होते हैं, उनकी पोस्ट में अगर मुझे लगे तो मैंने उनको पढ़ लिया। मान लीजिए आपकी किताब पढ़ी, इसमें मुझे 5 नाम मिले तो मुझे समझ आया कि हाँ, इनको पढ़ा जा सकता है क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने उनके बारे में लिखा है। लेकिन जब हम पुस्तक मेले में या ऐसी जगहों पे जाते हैं, वहाँ समझ नहीं आता क्योंकि इतना भंडार है वहाँ किताबों का कि आपको नहीं पता आपको कौन सी किताब पिक करनी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, एक बहुत बड़ी दुविधा भी होती है। ये बिल्कुल मित्रों की तरह है या मनुष्यों की तरह है कि जैसे आप मित्रों से तो मिल करके उनका साथ एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन अजनबियों के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि ये अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और अजनबियों के साथ समय बिताते हैं और फिर जानते हैं कि ये अच्छा था या बुरा था। कुछ लोग धोखा खाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है? आपको कोई किताब पढ़ के लगा कि ये क्यों पढ़ ली? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, ये नहीं पढ़ना चाहिए था। हाँ, टाइम वेस्ट भी हुआ है। मैंने कस्में भी खाई हैं कि इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। उस लेखक को? हाँ, इस लेखक की कोई कृति नहीं पढ़ूंगा। है ऐसा कोई लेखक? बताएंगे आप नाम? नहीं, नाम नहीं बताना चाहिए ऐसे लेखकों का। लेकिन ऐसा है, मैंने बहुत सारे, ये ज़रूर है कि देखो, कला की दुनिया में, लेखन की दुनिया में जो डू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अंडू करना, है ना। हम चाहे लिखें ना लिखें, पढ़ें ना पढ़ें, अगर हम एक साहित्यिक वातावरण में रहते हैं या एक लेखकीय दुनिया में रहते हैं तो हमारा दिमाग कई तरह की ट्रेनिंग्स अपने आप ले लेता है। जैसे हमारे शरीर की मसल मेमोरी होती है, वैसे हमारे इंटेलेक्ट की भी मसल मेमोरी होती है। इसीलिए जैसे ही कोई एक विषय आता है, समझो दरवाज़ा, एक विषय दरवाज़ा है, तो दरवाजे के बारे में आपकी एक इंटेलेक्चुअल मेमोरी, मसल मेमोरी होगी कि दरवाजे पे अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको एक संसार के बारे में लिखना है, दरवाज़ा खुलने के बारे में लिखना है, दरवाज़ा कभी न खुलने के बारे में लिखना है। यानी हमारी एक मसल मेमोरी है हमारे दिमाग की, जो चीज़ों को उनकी उपयोगिता और चले आ रहे प्रचलन से ही तय करती, उन्हीं से निर्धारित करती है। क्या हम दरवाजे पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कभी उसकी कोई उपयोगिता हमारे अतीत में रही ही ना हो? कुछ ऐसा हम सोच सकते हैं। हमें अनडू करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अनलर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और
जो किताबें हमें ऐसा सिखाती हैं या इन चीज़ों के लिए प्रेरित करती हैं, वो किताबें हमारे साथ लंबे समय तक रहती हैं। सर अभी आप बता रहे थे कि हर चीज़ में एक कविता होती है, पेंटिंग में कविता है, संगीत में भी कविता है, जब आप कुछ नहीं कह रहे हो बुद्ध के मौन में भी कविता है। लेकिन इसी टेबल लैम्प में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि सारी कलाएं अंत में जाके संगीत में मिलेंगी, कुछ इस तरह की लाइन थी। तो आपको लगता है कि संगीत ज़्यादा बड़ा समुद्र है? ये मतलब मेरी पंक्ति नहीं है, मैंने वॉल्टर पैटर को अच्छा। कोट किया है। वो कहते थे कि सारी कलाएं अंततः संगीत बन जाना चाहती हैं। देखिए ये ना स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि संगीत सबसे बड़ी चीज़ है और अंततः सिर्फ कला ही नहीं, ये पूरा संसार अंततः जाकर एक नाद में समा जाता है ना। वो श्रव्य माध्यम से बनी हुई चीज़ों की श्रेष्ठता या उनकी महानता पर अंत हो जाता है। हाँ, अंत हो जाता है। तो उनके लिए सारा संसार, सारी कला, सारी मनुष्यता अंततः संगीत में बदलती है। जो चाक्षुष माध्यम पर कहते हैं, वो कहते हैं सब कुछ अंत में एक बिंदु है ना, एक छोटा सा सूक्ष्म एक सूक्ष्मता है, सब वहीं पे जा कर के विसर्जित हो जाना चाहता है। तो मेरे लिए जो है, मैं जिस स्कूल क्योंकि से आप कवि बिलोंग हैं। करते हैं, शायद क्योंकि मेरा भाषा के साथ, लिखने पढ़ने की दुनिया के साथ, कविता के साथ एक अलग किस्म की प्रतिबद्धता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा संसार काव्य तत्व से बना लेकिन हुआ अगर है। आप संगीतज्ञ होते या संगीत सीखते तो आप कहते कि संगीत में समाएगा, है ना? मैंने कहा ना स्कूल से, अगर मैं उस स्कूल से होता तो शायद वैसी बात कह रहा होता। सबसे ज़्यादा क्या करने में आपको मज़ा आता है? गद्य लिखने में, पद्य लिखने में या अनुवाद लिखने में? हालांकि आपने लिखा है कि अनुवाद को तो लोग बहुत लिखने से ज़्यादा दोयम मानते हैं। हम्म। आपकी एक लाइन है ना कि हर रचना एक अनुवाद है और हर अनुवाद एक रचना है। हाँ 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 हाँ। सबसे ज़्यादा आनंद किस में आता है? सबसे ज़्यादा आनंद तो कुछ ना करने में आता है। ये तो मुझे लगता है सबको आता सबको होगा। आता है। सबसे ज़्यादा आनंद सोने में आता है। सबसे ज़्यादा आनंद जो है बिना किसी अर्थ के चीज़ों को देखते रहने में आता है। क्योंकि एक लेखक के लिए तो लिखना अंततः यातना है, पता है? आनंद यातना नहीं। है? जी हाँ, आनंद नहीं है, ये यातना है। आपके भीतर टूट रहा होता है कुछ, और आप उस टूटन को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। ये रचना जो है, किसी भी किस्म की रचना, बहुत दर्दनाक अनुभव है, बिल्कुल प्रसव पीड़ा की तरह है ये, है ना। अब प्रसव एक ऐसी पीड़ा है जिसकी आकांक्षा अधिकांश स्त्रियां रखती हैं, यानी पीड़ा की भी आकांक्षा रखी जाती है, क्योंकि उस पीड़ा से आपको प्राप्त क्या होगा? एक रचना प्राप्त होगी, एक शिशु, एक बालक, बच्चा प्राप्त होगा। वैसी ही पीड़ा की आकांक्षा एक लेखक कर रहा होता है। तो लिखना एक पीड़ा है, लिखना एक यातना है, किंतु उस यातना से मिलने वाली रचना इतना तोष और पारितोष प्रदान करती है कि लेखक उस यातना को, उस पीड़ा को सह जाता है। सर लेकिन हर बार वो पीड़ा अपने भीतर से कैसे आती होगी? जैसे जीवन के अनुभवों से कुछ चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वो तो एक बार के अनुभव हो सकते हैं। मान लीजिए वो ब्रेकअप का अनुभव है, किसी से दूर जाने का दुख है, घर से दूर रहने का दुख है, कोई फाइनेंशियल दुख है। इस तरह की जो पीड़ाएं हैं वो तो आप उन पर एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, लेकिन हर बार कितनी बार आप पीड़ा आपके भीतर उपजेगी जब आप लिख पाएंगे? पीड़ा एक निरंतर अनुभूति है। देखिए, लेखक का जीवन जो होता है ना, वो स्वयं प्रभा नहीं होता। स्वयं प्रभा मतलब कि जो स्वयं से प्रकाशित हो रहा हो, अपना प्रकाश आप उत्पन्न कर रहा हो। लेखक के जीवन को अगर देखना है तो एक बिंब जो बनता है वो चंद्रमा का बनता है। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूरज से प्रकाश लेता है ना। फिर उसके बाद जो भी, इसी तरह लेखक जो है वो अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने परिसर से, अपने परिवेश से, इनसे प्रकाश लेकर के उसे परावर्तित कर रहा होता है। तो उसमें जो उसका आत्म है वो भी अनात्म की तरह प्रस्तुत होने लगता है। मैंने उसका अपना स्व भी जो है पराया बनने लगता है। तो जब वो स्व से प्रकाश ले रहा होता है तभी वो इस तरह ग्रहण कर रहा होता है कि पराये से प्रकाश ले रहा है। तो आत्म की पीड़ा को भी दूसरों की पीड़ा की तरह देखता है और दूसरों की पीड़ाओं को भी आत्म की पीड़ा की तरह देखता है। मतलब वो एम्पैथी।
एम्पैथी मतलब हम इसको किसी एक शब्द में ढालेंगे तो वो सिर्फ बंध जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टर्म है ये। हम हमारे अपने देखो, बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जिनके अपने जीवन में कोई दुख नहीं होता। वो बड़े संपन्न होते हैं, बड़े सुखी होते हैं। जिन चीज़ों को दूसरा समूह दुख मानता है, वो दुख उसके जीवन में होते ही नहीं। उसके जीवन के दुख अलग होते हैं जिनके बारे में इस समूह की कोई कल्पना ही नहीं होती। क्या पता उसके जीवन का दुख ये हो कि मेरे पास कोई दुख नहीं है। ऐसा तो किसी के पास नहीं होता, ऐसा किसी के पास नहीं होता, क्योंकि देखिए दुख के ना बड़े अलग अलग स्तर हैं और हम ना दुख को पूरी तरह जानते नहीं हैं। बुद्ध ने एक क्रांति की थी जब उन्होंने कहा था जीवन के मूल में दुख है। ये बात ही अपने आप में बहुत बहुत गहरी, बहुत फिलॉसफी, उनकी फिलॉसफी पूरी इसी पर टिकी हुई है। तो हम दुख को पूरी तरह जानते नहीं हैं, हम दुख को पूरी तरह समझते नहीं हैं, और हम नहीं समझते हैं इसीलिए हम रचना करते हैं, इसीलिए हम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मृत्यु एक ऐसा दुख है जो किसी के भी जीवन में हो। ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास मृत्यु का दुख ना हो। आप हर किसी के जीवन में किसी न किसी को मृत्यु आई होगी। तो इस पर बुद्ध की कहानी भी है ना। हाँ, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम रचनाएं इसलिए करते हैं कि हम कहीं न कहीं मृत्यु को जीतना चाहते हैं। देखिए, दो इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, कला में आते हैं, बार बार आते हैं वो। जैसे एक आत्मा है जिसकी हम बात करते हैं, जिसको किसी ने देखा नहीं है, क्या साबित करें ना साबित करें, किंतु जिन्होंने आत्मा की परिकल्पना बनाई होगी उनके बारे में ज़रा सी हम सोचें, एक हाइपोथेसिस की तरह सोचें। उनके जीवन में मृत्यु थी, वो देख रहे थे कि सब कुछ करने के बाद भी वे मृत्यु को जीत नहीं पा रहे थे, मृत्यु उन्हें पराजित कर देती थी। तो उन्होंने एक आत्मा जैसी तत्व का आविष्कार किया। समझ लीजिए, मान लीजिए, है ना, एक अवधारणा के रूप में उन्होंने आत्मा जैसे तत्व का आविष्कार किया और कहा कि तुम मेरे शरीर को मार दोगे लेकिन तुम मेरी आत्मा को नहीं मार पाओगे। तो इस तरह से करके उन्होंने क्या कहा, मृत्यु संपूर्ण नहीं है, मृत्यु सर्वशक्तिशाली नहीं है, वो सब चीज़ को समाप्त कर सकती है किंतु हमारी आत्मा को समाप्त नहीं कर सकती। फिर इस पर विभिन्न किस्म के श्लोक भी रचे गए, विभिन्न कविताएं पुराने ज़माने में रची गई जो आत्मा की अमरता पर केंद्रित हैं। यानी आत्मा का आविष्कार मृत्यु को हराने के लिए, पराजित करने के लिए, या उस उद्देश्य से उससे किया गया। ये एक अवधारणात्मक रूप में हम सोचते हैं उसको। दूसरा, साहित्य या कविता या कला, ये मनुष्यों को मार देती थी। मृत्यु से मनुष्य मर जाता था। तो कुछ कलाकार किस्म के लोगों ने उनकी स्मृति को विभिन्न माध्यमों में संजोना शुरू किया। मतलब किसी की माता का निधन हो गया पुराने समय में, तो उसने उस पर छंद लिखा और उसकी स्मृति को भाषा में संजोया, चित्र बनाया, उसकी स्मृति को रेखाओं में संजोया, गाने बनाए, उसकी स्मृति को संगीत में संजोया। यानी मृत्यु के पार चले जाने की कोशिश, मृत्यु से अपनी किसी एक चीज़ को बचा लेने की कोशिश कि तुमने शरीर को तो मार दिया है लेकिन इस कविता को नहीं मार पाओगे, तुमने शरीर को मार दिया लेकिन इस स्मृति को नहीं मार पाओगे। जब तक है ये शरीर के भी पार ये स्मृति चली जाएगी। तो ये जो स्थिति बनती है मृत्यु को जीत लेने की, मृत्यु से पार चली जाने की, ये हमसे कलाओं की, संगीत की, इनकी रचना भी करवाती है। सर, आपको लगता है कि ये जो आत्मा की अवधारणा है ये काल्पनिक है? आपका खुद का विश्वास क्या है? नहीं, मैं इसे काल्पनिक नहीं मानता हूँ। मैंने अवधारणात्मक रूप में कहा कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि उसके पार हम चले जाएं, ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक उदाहरण की तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी
मैं तो उस आत्मिक अनुभव में विश्वास करता हूँ, और जब भी हम आत्मिक अनुभव में विश्वास करते हैं तो हम आत्मा में भी विश्वास कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई एक ऐसी चीज़ है जो लगातार चली आ रही है, जो लिबास बदल सकती है। सर, आपको लगता है जब आप इतने सारे लेखन की, आर्ट फॉर्म की, आर्ट की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेखक बनना चाहते हैं, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोगों के डीएम आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, हमें किताबों के नाम बता दीजिए, हमारी राइटिंग को ठीक कर दीजिए, ये कविता ठीक है या नहीं, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को लेखक बनाया जा सकता है, या उसके मूल में वो होता ही है? दोनों चीज़ें हैं इसमें। बनाया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल, देखिए यहाँ भी बुद्ध आते हैं। बोधिसत्व एक जो अवधारणा है हाँ। बोधिसत्व की, इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। उसके भीतर बुद्ध बनने के सारे लक्षण, सारे गुण मौजूद हैं। वो अगर अपने उस लक्षणों का, उन प्रविधियों का विकास करे तो वो एक दिन बुद्ध में तब्दील हो सकता है, ऐसी एक मान्यता है। ठीक ऐसे ही लेखक सत्व भी होता होगा, कवि सत्व भी होता होगा। तो लोगों के भीतर कवि बनने की एक बीज तो होता होगा। ये अलग बात है कि वो शब्दों से लिखे, किसी और माध्यम से लिखे, ये उसके भीतर एक सत्व होता है। लेकिन पता है, अगर सिर्फ लेखक के बारे में हम बात करें कि लेखक बन रहा है, बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा, आप न लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि आपने ये रास्ता कैसे पाया, है ना, इस लक्ष्य तक आप कैसे पहुँचे, ये आप लोगों को बता सकते हैं। सामने वाला उससे क्या सीखता है ये उस पर निर्भर करता है। यानी सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। मैं अपना अनुभव बता दूं और उस 10 लोगों के सामने बताऊं और किसी एक ने उससे सीख लिया तो ये सफलता। हाँ, वो उसकी भी सफलता है, क्योंकि वो सीख रहा है। लेकिन मैं सिखा पा रहा हूँ कि नहीं सिखा पा रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि किसी एक ने सीखा है, बाकी 9 ने तो नहीं सीखा ना। हम अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। जैसे विभिन्न किस्म की यूनिवर्सिटियां भी जो बाहर MFA वगैरह करा रही हैं, वो आपको सिखा नहीं रही हैं, वो आपको ट्रेनिंग नहीं दे रही हैं, वो आपको बस कुछ प्रविधियां बता रही हैं, क्राफ्ट के बारे में बता रही हैं। वो आपसे, जो वहाँ पर एक्सपर्ट है या ट्रेनर है या प्रोफेसर है, वो अपने अनुभव शेयर कर रहा है। सीखना या न सीखना पूरी तरह से छात्र पर निर्भर करता है। आपके हिसाब से लिटरेचर क्या है? वो स्मृति ज़्यादा है या फिर वो कल्पना ज़्यादा है? इमेजिनेशन ज़्यादा है या मेमोरी ज़्यादा है? अरे, ये तो बड़ा दिलचस्प प्रश्न है। ये एक पुस्तक मुझे दें तो मैं अभी, हाँ साहित्य, स्मृति, कल्पना, स्वप्न, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर हम मान लें साहित्य एक पुस्तक है, अगर हम मान लें, फिर से अवधारणा के स्तर पर, साहित्य तो पुस्तकों से ही बनता है, लेकिन अगर ये एक पुस्तक है, ये साहित्य है, और इसमें प्रवेश करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं, है ना। ये स्वप्न का रास्ता है। आप स्वप्न के माध्यम से साहित्य में प्रविष्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लेखकों ने अपना जो साहित्य स्वप्न में पहले उसका कोई बीज, उसकी कोई अनुगूंज स्वप्न में पहले देखी और बाद में उसे लेखन में तब्दील किया। अज्ञेय जेल में थे, उन्होंने स्वप्न में भी देखा था, कुछ कविताएं उनके पास आई थी और उन कविताओं को उन्होंने शब्दों में तब्दील किया। तो साहित्य की रचना स्वप्न से होती है। स्मृति सबसे बड़ी चीज़ है। कहते हैं कुछ रशियन लेखक तो कहते ही थे कि संसार का सारा साहित्य दरअसल नॉस्टैल्जिया है, स्मृति के प्रति किया गया मोह है। तो हम वो स्मृति को ज़्यादा फोकस रखते हैं। ये निर्भर करता है कि कौन किस प्रविधि का अधिकतम इस्तेमाल करता है, लेकिन स्मृति भी एक प्रविधि है, एक मार्ग है साहित्य में प्रविष्ट होने का। स्मृति,
स्वप्न, स्मृति, कल्पना। कल्पना से भी बहुत सारा साहित्य लिखा जाता है। जैसे पुराना संस्कृत साहित्य हम पढ़ें तो उसमें कल्पना का बहुत योगदान है। कल्पना उच्छृंखल होती है, आप कितनी भी कल्पना कर सकते हैं, कहीं रुक नहीं सकते हैं। स्मृति भी ऐसी ही होती है, आप कितना भी याद करते रह सकते हैं, है ना, पूरा जीवन याद करते रह सकते हैं। स्वप्न भी ऐसा होता है कि आप देखते रह सकते हैं और उसको तर्कातीत होता है, वो कई बार तो अतार्किक भी होता है। तो स्वप्न, स्मृति और कल्पना, इन 3 रास्तों से बनने वाले साहित्य को ये जो चौथा रास्ता है ना, ये पकड़ करके रखता है। ये है यथार्थ। यथार्थ इन तीनों चीज़ों को पकड़ करके रखता है। तो साहित्य की रचना इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। इन चारों का एक अनुपातिक मिश्रण साहित्य की रचना में मतलब मुख्य उसका इंग्रेडिएंट बन जाता है। स्मृति, स्वप्न, कल्पना और इन सब को बहकने से रोकने वाला यथार्थ, जो जिससे अपना कभी भागते रहते हैं। नहीं, कोई भी कवि यथार्थ से मुझे नहीं लगता कि कोई कवि ऐसा यथार्थ बोलता से है ये तो भागता। क्या अपनी दुनिया में खोया रहता है। नहीं, जो अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है वो दरअसल यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के ही खोता है। वो मतलब अधर में खोना बड़ा मुश्किल काम है। वो शायद कोई साधना लग सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यथार्थ के बिना, यथार्थ पर पैर टिकाए बिना अच्छी कविता, अच्छा साहित्य, अच्छी कला थोड़ा मुश्किल होती है। सर, मुक्तिबोध कहते हैं कि कोई भी फूल संसार में नाम कमाने के लिए नहीं खिला है। तो ये बात हम साहित्यिक संदर्भ में कह सकते हैं कलाकारों के लिए। हाँ, देखिए, नाम कमाना किसी भी लेखक या कलाकार का अभीष्ट तो नहीं होना चाहिए। आमतौर पर जो दिल से सच्चे कलाकार होते हैं उनका अभीष्ट होता भी नहीं है। जो कला की आराधना करते हैं या कला की साधना करते हैं, उनका प्राथमिक लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना होता है। वो सिद्धि से उनको स्वयं को संतोष मिलता है। सिद्धि से प्रसिद्धि मिल जाए, ये कई बार संभव हो जाता है, कई बार संभव नहीं हो पाता। दोनों में भाषा का संबंध है, उससे ज़्यादा संबंध ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार बिना सिद्धि के भी प्रसिद्धि मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सिद्ध हैं फिर भी प्रसिद्ध नहीं हैं। आपका अपना सुख किस में है? लेखक का सुख, वो लेखकों को वो सामाजिक वैलिडेशन कितना ज़रूरी होता है। कई बार किसी तरह शायद वो किसी के लिए वो किसी तरह का मोटिवेशन भी हो सकता है। ये भी ना अलग अलग लेखक के लिए अलग अलग होता है। बहुत सारे लेखक जो होते हैं वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती कि समाज का मोटिवेशन, मतलब समाज का वैलिडेशन मिले या ना मिले। ज़्यादातर लेखकों को समाज का वैलिडेशन चाहिए होता है, क्योंकि ये भी अंततः कला है। छोटा बच्चा भी अगर कुछ करता है तो आप ताली बजाते हैं, तो उस ताली से उसका उत्साहवर्धन होता है। इसकी ना एक अलग किस्म की राजनीति होती है वैलिडेशन की, और वो राजनीति कई बार लेखकों को बनाती है, बिगाड़ती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, आइडियल तौर पर, आदर्श तौर पर ये मानता हूँ कि एक लेखक को वैलिडेशन के पीछे भागना नहीं चाहिए। वैलिडेशन के लिए बहुत ज़्यादा उठापटक करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उसका आनंद उसकी रचना में है। अगर वो अपनी रचना से आनंद प्राप्त करता है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आती रहेंगी। सर, आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया का टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक पर लिखते हैं, अब उसमें कोई फ़िल्टर तो है नहीं, जो या फेसबुक का कोई पर्टिकुलर एडिटर भी नहीं है जो बताए कि नहीं आपकी रचना में ये कमियां हैं। लाइक्स और कमेंट्स, शेयर, ये सब चीज़ें उसको एक अलग तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये किसी व्यक्ति को एक लेखक होने का भ्रम भी दे सकते हैं कि नहीं, मैं तो अब बहुत बड़ा लेखक हूँ कि मेरे तो 50,000 फॉलोअर्स हैं। भ्रम का तो क्या करें। भ्रम तो 50 किताब लिखने वाले को भी हो सकता है, 500 किताब लिखने वाले को भी हो सकता है, कि चूँकि उसने 100 किताबें छपवा ली हैं यहाँ वहाँ से यत्र तत्र किसी तरह से, तो वो लेखक हो गया है। मुझे फिर से वही मैं बात कहूँगा कि
देखिए, सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा जाल है, जंजाल भी है और उसका वैलिडेशन लेखक के लिए कोई बहुत बहुत लाभप्रद होता होगा लेखक के विकास में, ऐसा मुझे आमतौर पर नहीं महसूस होता। लेकिन देखिए, साहित्य की दुनिया ना अंततः किताबों से चलती है और अच्छी किताबें ही आपको किसी अच्छी जगह तक पहुंचाती हैं। सोशल मीडिया से बाहर निकल कर अगर किताबों की तरफ जाया जाए, अच्छी किताबों की तरफ जाया जाए, एक विवेक अपने भीतर विकसित किया जाए, जो विवेक आपको यह बता सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये भ्रम टूट सकते हैं। एक अच्छा कलाकार अपने जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष अपने भ्रमों से ही कर रहा होता है। उसे कई चीज़ों का भ्रम होता है। आरंभिक दिनों में एक कवि को ये लग सकता है कि वो बहुत कमाल की चीज़ें लिख रहा है, बड़ा महान काम कर रहा है, और यदि वो अपने विवेक का लगातार विकास करता रहे, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे लोगों की संगत करके, तो एक दिन उसे ये एहसास हो सकता है कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो अपने आप को महान मान रहा था, जिन कृतियों को वो महान मान रहा था, दरअसल वो 2 कौड़ी की थी, उनका कोई अर्थ नहीं था। लेखकों की आत्मकथाएं जब मैं पढ़ता हूँ तो ये भी देखना चाहता हूँ कई बार कि इसने अपने भ्रम से कितना मल्ल किया है। भ्रम से मल्ल युद्ध किए बिना लेखकों का विकास नहीं हो सकता। ये आपने बहुत मस्त बात बोली। उनको ये ऐसा लग भी रहा है कि वो बहुत महान लेखक हो गए हैं, हाँ तो उनको ये मान के कि शायद ये भ्रम हो, उनको अगर वो उससे लड़ते रहेंगे तो बेहतर होते रहेंगे। हाँ, और इसका उल्टा भी है। जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत सुंदर लिखा और उन्हें हमेशा ये संशय रहा कि नहीं, ये तो किसी काम की नहीं है, ये तो किसी काम की नहीं है, और कुछ समय बाद उन्होंने उसे प्रकाशित, वो हो गई। जैसे काफका को कितना बड़ा उदाहरण है इस बात में। उनका भ्रम उल्टा भ्रम था। उनका भ्रम ये था कि वो अच्छे लेखक नहीं हैं। जिस भ्रम से वो बार बार संघर्ष करते रहे, और बाद में पता चला कि हाँ, सच में वो भ्रम ही था, है ना। तो एक अच्छा लेखक जो होता है वो संशय का वंशज होता है। ये मान के चलिए कि उसके वंश में उसके पहले संशय का बड़ा योगदान रहा होगा। जैसे बोरहेस जब 1967 में चार्ल्स एलियट नॉर्टन लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने पहला ही मिनट, अपने लेक्चर के पहले ही मिनट में कहा था कि मैंने साहित्य की दुनिया में 7 दशक गुजारे हैं और मेरे पास आपको देने के लिए संशय के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं संदेहों से भरा हुआ हूँ, बोरहेस ने कहा था। और उनके संदेह बड़े बड़े विशाल और बड़े विविध किस्म के संदेह थे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लें कि पूरी दुनिया उस समय शेक्सपियर को महान मान रही थी, तो बोरहेस के भीतर एक संदेह था कि क्या सच में महान है। पूरी दुनिया शेक्सपियर को लेके उनको संदेह, मतलब उदाहरण के तौर पर अच्छा। भी ये समझिए कि जिन चीज़ों को सब अच्छा मान रहे थे, एक लेखक संदेह करता है कि क्या ये सच में अच्छा है। जिस रास्ते को सही माना जा रहा था, लेखक संदेह करता है क्या ये सच में सही रास्ता है, और जिनको गलत माना जा रहा था, लेखक संदेह करता है कि क्या सच में ये गलत है। तो संदेह जो है वो आपको अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। संशय जो है आपको आविष्कार करने का एक रास्ता दिखाता है, बहाना भी बनाता है। तो ये अंततः वही भ्रम से लड़ना, संदेह का वंशज होना, उम्मीदों के उलट भी चलना, ये लेखक के लिए बहुत ज़रूरी और कहते हैं ना उसको, सहायक तत्व हैं ये सब। सर, ये सब आपने अभी सोचा है कि आप पहले से सोच के आए हो? नहीं, ये तो पूरी, देखो ये पूरा ये बरसों से बनी हुई एक विचार प्रक्रिया है। बरसों से बनी हुई विचार प्रक्रिया है। वो ऐसे ही निकलती रहती है। हाँ, वो ऐसे ही निकलती है। और ये ना, पता है, जब हमारे भीतर से निकल रही होती हैं चीज़ें, तो
बहुत अमूर्त तरीके से भी निकलती हैं। यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम जब बोल रहे होते हैं तो उन्हें ठीक वैसे ही अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं होता है, वो हमें लगता है कि वो अमूर्त हैं। तो लेखक के जीवन का एक और संघर्ष है ये कि अपने भीतर की अभाषा को भाषा में परिवर्तित करना, अपने भीतर के अमूर्त को मूर्त में परिवर्तित करना। देखिए, आप जब सोच रहे होते हैं तो आप पता नहीं किस भाषा में सोच रहे होते हैं, है ना। फिर से मैं बुद्ध का उदाहरण दूं तो बुद्ध कहते थे अंदर की भाषा अभाषा है, यानी कोई भाषा ही नहीं है वो। आप बिना किसी भाषा के अंदर सोच रहे होते हैं, आपके मन अंदर जो विचार चल रहे होते हैं उसके कोई शब्द नहीं होते। तो आपके जीवन का संघर्ष, लेखक के जीवन का संघर्ष, कि जो अंदर की जो मतलब ऐसे समझिए कि अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, जो बाहर आएगा तो वो फ्लेम्स में बदल सकता है। तो अभाषा को भाषा में परिवर्तित करना, अमूर्त को मूर्त में परिवर्तित करना। लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा, मैं इसलिए ज़्यादा विस्मय में हूँ क्योंकि लेखक अगर लिख के ये बात दे रहे हैं तो बात समझ में आती है कि वो लिखने बैठे हैं, सोचा फिर लिखा, लेकिन आप वो लगातार बोल रहे हैं इसलिए बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या। नहीं, खुदा करे सब समझ जाए। लेकिन सर एक ख़तरा और है जो मैंने अभी इसी कुछ महीनों में मैंने नोटिस किया, वो ये कि एआई लेखन के साथ, और कुछ ऐसे लोग भी हैं एआई पे वो पूरा उपन्यास लिखवा के, इतने सारे ऐप्स हैं आप वहाँ डाल सकते हो, तो वहाँ डाल देते हैं आप। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि अगर आप लिखेंगे वहाँ पर कि आप रामधारी सिंह दिनकर की भाषा में, मान लीजिए बादल शब्द पे कोई कविता लिखो, तो वो रामधारी सिंह दिनकर की भाषा में लिख के दे रहा है, या पंत की भाषा में लिख के दे रहा है, महादेवी वर्मा की भाषा में लिख के दे रहा है। आने वाला समय कितना ख़तरनाक होने वाला है लेखकों के लिए। ये एक तरह से देखें तो बड़ा ही ख़तरनाक होगा। एआई का ख़तरा पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है, और ख़ास करके इस तरह से कि, और ये कोई ना अब कल्पना की चीज़ नहीं रही है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। 2 साल पहले तक तो कल्पना की जा रही थी कि आने वाले समय में लोग ऐसा करेंगे, है ना। आप भी देख रही हैं और भी सब लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लेखक जो कि दरअसल नॉन लेखक हैं, वो इस तरह का करके लेखक बन रहे हैं। ये ख़तरनाक, पहले तो प्लेगियरिज्म था, लेकिन अब तो प्लेगियरिज्म भी एक तरह से, उसको प्लेगियरिज्म तो नहीं कह सकते हम। हाँ, वो उससे भी भयानक कुछ हाँ, है जिसका अभी कोई, हाँ, जिसका अभी कोई नाम हम नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन ये एक भयानक स्थिति है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊं आपको कि एक्चुअली प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आकांक्षा से भी है ना। हर व्यक्ति के भीतर आकांक्षा जो है ना, वो हमारी सहजता को भी नष्ट करती जाती है। लोग लेखक बनना चाहते हैं और बिना श्रम किए बनना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। ये जो आकांक्षा है, ये ऐसे बहुत सारे उत्पात करवाती है लोगों से। लेकिन फिर भी जो 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 मनुष्य है और उसकी जो मनुष्यता है और जो अनुभूति की प्रामाणिकता है और जो अनुभूति आपको छुएगी अंदर तक, उसके लिए शायद रास्ता अभी बचा हुआ रहेगा। वो रास्ता शायद कितना भी हो जाए, अनुभूति की उस सांद्रता को, फ़िलहाल जिस स्टेज में जनरेटिव एआई है, उस स्टेज को देखते हुए कहा जा सकता है कि अनुभूति की उस सांद्रता को शायद वो नहीं पकड़ पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जनरेटिव एआई अभी जिस स्टेज में है, अनुभूतियों की उस सांद्रता को वो शायद नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो उन्हीं अनुभूतियों को पकड़ सकता है जो अनुभूतियाँ उसके रजिस्टर में पहले से फीड की हुई हैं, और उन अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले जो शब्द उसके पास फीड किए हुए हैं, वो उन्हें पकड़ेगा। तो मनुष्य का दिमाग, एक लेखक की जो चुनौती है, वो क्या अनुभूतियों के उस धरातल तक पहुंच सकता है जहां तक पहले नहीं पहुंचा गया है, किसी और रास्ते से पहुंच सकता है। लेखक का काम बहुत मुश्किल हो गया है। पहले भी लेखक के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां थी। देखो, मैं क्या चाहता था पता है क्या? जब मैं ये टेक्निक के बारे में पढ़ रहा था आज से 3-4 साल पहले, आप यूज़ करते हैं चैटजीपीटी या कोई भी? मैं बहुत उस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं टेक्नो सेवी हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों के बारे में पता है। तो 4-5 साल पहले मैं चाहता था कि
तकनीक ऐसी हो जो मेरे घर का काम कर दे, है ना, झाड़ू पोछा कर दे, सफाई कर दे तो ताकि मैं पूरा समय लिख सकूं। अब ये ऐसी तकनीक आ गई है जो बोल रहा है जा झाड़ू पोछा कर, जा घर का काम कर, लिखूंगा मैं यानी वो लिख वो रहा है, हाँ। बाकी काम मुझसे करवा रहा है। मैं ऐसी तकनीक चाहता हूँ कि जो बाकी सारे काम कर दे ताकि मैं समय अपना पूरा लेखन में लगा सकूँ। वैसी तकनीक मिलना मुश्किल है, उसके लिए हमें खुद को प्रयास करना पड़ेगा। क्या पता सर वैसी तकनीक भी आ जाए। नहीं, वैसे लेकिन तो आ गई है, वो सारे काम जो हैं रोबोट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक आम लेखक के जीवन में क्या वो सब चीज़ें। तमाम इस तरह- चुनौतियों के साथ एक और चुनौती। हाँ, तमाम चुनौतियों के साथ एक और चुनौती आ गई है। पहले ही 10 किस्म के झंझट थे वो वहाँ पे आलोचना कर रहा है, वो वहाँ पे आपकी टांग खींच रहा है, हैं, वहाँ पे पाठक नहीं है, पाठकों की भी समस्या। अब पता चला कि भाई एआई की भी समस्या है वो ही कुछ हाँ, लिख और करके भेज इसीलिए दे रहा है। मैंने खुद देखा कि लोग पूरे उपन्यास लिखवा लेते हैं यहीं से, स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं। हाँ, ये बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। कैसे इसको लोग हैं बहुत बहुत सर विद्वान। जैसे आपने बताया ना, जो एम्पैथी है, हम्म। वो एम्पैथी तो जिस स्टेज में अभी एआई है, हम ये नहीं जान सकते कि वो एम्पैथी उसके पास कभी आएगी या नहीं। तो हाँ, वो आना बहुत मुश्किल है। वही कहा, ये सब जनरेटिव एआई की चीज़ें हैं। तो ये जिस स्तर पे काम कर रहा है, क्या अनुभूतियों की वो सांद्रता उसके पास है। मुझे तो लगता है कि अगर 20 साल बाद वो सांद्रता भी किसी ने फीड कर दी, उस सांद्रता के विभिन्न रजिस्टर बना दिए, तब और चुनौती बढ़ जाएगी। तब कुछ और नया करना पड़ेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। हालांकि मैंने लेकिन ये भी सच बात है कि मनुष्य के दिमाग की सीमा का परीक्षण एक तरह से हो रहा है। मैंने तो सर ये भी पूछ लिया था कि क्या कभी एआई कॉन्शियसनेस गेन कर सकता है। हम्म। तो बहरहाल उसने तो अपने तरीके से जो भी फीडिंग थी वैसे जवाब दिया कि हाँ, वो सिर्फ संवेदनाओं की नकल कर सकता है लेकिन अनुभूति नहीं कर सकता। बस वही है कि वो जो चीज़ उसके पास फीड है, वो उस फीड में से चीज़ें निकाल करके आपको दे सकता है, उनकी अनुकृति बना सकता है। जो एक मूल रचना का जो स्वाद होता है वो शायद उसके पास नहीं, ना आ पाए। नहीं होगी। सर किसी भी लेखक के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, भाषा का लालित्य या फिर विचारों की गहराई? दोनों ही चीज़ें। लेखन के भी अलग अलग स्तर होते हैं, है ना। और आप कैसा लेखन चुन रहे हैं अपने लिए, उस पर ये निर्भर करता है कि आपको अपने भीतर किन प्रविधियों का विकास करना है, किन चीज़ों का विकास करना है। अगर आप नॉन फिक्शन लिख रहे हैं, हाँ, और किसी ऐसे विषय पर लिख रहे हैं जिसमें साधारण भाषा का भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन गहरी वैचारिक बातें आप करें, तो भी आपका काम निभ जाएगा, सध हाँ, जाएगा। हाँ। तो वो एक लेखन का एक अलग तरीका है। लेकिन अगर हम रचनात्मक लेखन की बात करें, ख़ास करके जिससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेचर, तो इसमें आपको ना ये दोनों तीनों चीज़ें चाहिए होंगी। भाषा का लालित्य भी चाहिए होगा, क्योंकि साहित्य वो संसार की भाषिक व्याख्या है। यदि भाषिक व्याख्या में आपका भरोसा है तो आपके पास एक अच्छी भाषा होनी चाहिए जो सहज हो, जो आपके विषय की बारीकी को, आपके संवेदना की गहराई को और आपकी अनुभूति के मानचित्र को एक साथ जो है संबोधित कैटर कर सके, एक साथ उसे संबोधित हो सके। ये भाषा आपके पास होना अनिवार्य है। दूसरी बात, चूंकि ये साहित्य है, चूंकि ये कॉमर्शियल राइटिंग या हल्की राइटिंग नहीं है, साहित्य के दायरे में आना है, तो साहित्य के दायरे में आने के लिए इसके पास विचार की पूंजी भी होनी चाहिए, एक वैचारिकी भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका हर वाक्य जो है उस वैचारिकी का झंडा उठाते हुए चले, किंतु एक सूक्ष्म अंतर्धारा की तरह बहने वाली वैचारिकी साहित्य का अभिन्न अंग होती है। वो आपकी अपनी वैचारिकी हो सकती है, वो आप जिस
राजनीतिक पार्टी में विश्वास करते हैं, राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करते हैं, उसकी भी हो सकती है। आप अराजकता में विश्वास करते हैं तो उसकी भी हो सकती है। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है ना। लेकिन एक वैचारिकी उसके भीतर होती है। तो दोनों चीज़ें, भाषाई लालित्य और वैचारिक सांद्रता, वैचारिक गहराई, ये दोनों ज़रूरी हैं। तो जो नए लिखने वाले हैं वो विचारों की गहराई तो कुछ तो व्यक्ति कितना खुद गहरा है उस पर भी हो सकता है, या फिर इस पर भी कि वो कितना अध्ययन कर रहा है, लेकिन वो भाषा का जो लालित्य है उसको कैसे पाएगा या उस पे कैसे काम करेगा? ये सब चीज़ें अभ्यास हैं। भाषा अभ्यास है, भाषा स्मृति है, भाषा अभ्यास है। भाषा स्मृति कैसे है? क्योंकि हम शब्दों को याद करते हैं, है ना। अगर किसी से उसकी स्मृति छीन ली जाए तो दरअसल उसकी भाषा भी, मतलब स्मृति के विलुप्त होने के भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे किसी की स्मृति खो जाती है तो वो तमाम चीज़ें भूल जाता है, लेकिन बोलना नहीं भूलता। हाँ। उसे भाषा याद रहती है। लेकिन स्मृति का एक विलोप उस स्तर पे भी जाके हो सकता है जब व्यक्ति भाषा ही भूल जाए। स्मृति मतलब भाषा स्मृति है, आप चीज़ों को याद रखते हैं। भाषा अभ्यास है, आप उस याद रखने को, उन शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं। आपको पता चलता है कि ये गलत प्रयोग है, ये सही प्रयोग है, ये सुंदर प्रयोग है, ये असुंदर प्रयोग है। तो भाषिक कौशल, भाषिक लालित्य अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही वैचारिकी है, वैचारिकी अध्ययन के माध्यम से प्राप्त होती है। और अध्ययन ध्यान से बनता है, ध्यान शब्द से, और ध्यान यही है, अभ्यास है। आपको बार बार अपने भीतर जाना होता है या अपने विषय के भीतर जाना होता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है पॉडकास्ट से ज़्यादा वर्कशॉप हो रही है? मैं तो बस अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। नहीं, यार जितने भी सारे यूजर्स हैं, मतलब जो भी देखेंगे इस पॉडकास्ट को, वो बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे कि अच्छा ऐसे भाषा का लालित्य ऐसे सीखना है। देखो वही है ना कि कोई तुम्हें सुन लेता है तो इसमें तुम्हारे बोलने का नहीं, सुनने वाले का गौरव है। हाँ। तो कोई अगर आपसे कुछ सीख लेता है तो इसमें आपका गौरव नहीं, उस सीखने वाले का गौरव है। क्योंकि अब पेड़ खड़ा है सड़क के किनारे, वो थोड़ी आपको सिखा रहा है कुछ, लेकिन आप उससे सीख लेते हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उसका व्यवहार कैसा है। जैसे दत्तात्रेय ने अपने हाँ। तो ये वैसे ही है कि आप सीखने के लिए कितना उत्सुक हैं, कितना खुले हुए हैं। ये संसार की हर वस्तु गुरु है, संसार की हर उपस्थिति गुरु है। शिष्य बनने की योग्यता तुम्हारे भीतर है या नहीं है, ये तुम पर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने सोचा कि जितनी सारी चीज़ें सारी पूछ ही लेती हूँ। बिल्कुल। सर, माइथोलॉजी कितना इफेक्ट करती है राइटिंग को? ये चयन है, ये भी एक चयन है। जैसे आपका एक बड़ा सुंदर बिंब इसी में था, टेबल लैंप में। हाँ। जब मैं पढ़ रही थी, आपने गद्य और पद्य को लेकर लिखा था। अर्धनारीश्वर स्वरूप को लेकर आपने लिखा। तो वो आपको कितना सुंदर बिंब मिलता है वहाँ पे। उस तरह से माइथोलॉजी कितना इफेक्ट है? ये चयन है ना। हम देखिए, हम भाषा की दुनिया में हम काम करते हैं और भाषा का संबंध इन सारी चीज़ों से बनता है। मैथोलॉजी भी एक किस्म का साहित्य है ना, पुराने ज़माने की, चूँकि किताब में है तो आप उसको उस तरह से देख सकते हैं। मिथोलॉजी यानी पुरानी कहानियाँ, पुराकथाएँ, वो हमारे वर्तमान को विश्लेषित करने का एक माध्यम उपलब्ध कराती हैं। क्योंकि उन सब के भीतर कुछ न कुछ तो ऐसा होता है जो चिरंतन होता है, जो बहुत लंबी दीर्घकालिक होता है, तभी वो मिथ में बदलता है, तभी वो मिथोलॉजी में बदलता है वो। जैसे एक इतिहास होता है, वैसे पंजाबी में एक शब्द है मिथिहास, यानी मिथिहास। हाँ, मिथिहास, जो मिथोलॉजी और इतिहास दोनों को मिला करके भी बन सकता है। ये जैसे इतिहास हमें अपने वर्तमान को देखने समझने का रास्ता मुहैया कराता है, वैसे मिथिहास भी करा सकता है। लेकिन ये चयन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लेखक इसका चयन करें। जैसे कुछ लेखक, जैसे मैंने अर्ध नर नारीश्वर का उदाहरण दे करके व्यक्ति के भीतर रहने वाली या रचनाकार के भीतर रहने वाली दो विलोम शक्तियों का या
परस्पर विलोम शक्तियों का वर्णन किया, क्योंकि मेरी गति, मेरी रुचि मिथोलॉजी में है, इसलिए मैं बिंब वहाँ से लाता हूँ। अब एक लेखक गणित से जुड़ा हुआ है तो वो इस तरह का गणित से बिंब ला सकता है। एक लेखक कोई जो है वो किसी और रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ है तो वो रसायन शास्त्र से भी बिंब ला सकता है। ये उसका चयन है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा दिलचस्प लगती है आपके अपने लिए, वहाँ से आप चुन लीजिए। लेकिन सर मिथोलॉजी के होने से जो साहित्य है वो आपको लगता है वो समृद्ध होता है, और क्योंकि हमने बहुत सारी छवियों से, भिन्न किस्म की छवियों से समृद्ध होता है। मैंने कहा तो आप मिथोलॉजी से अगर छवियां लेकर आते हैं तो आपका साहित्य छवियां समृद्ध। यानी छवियां यानी जैसे अर्धनर नारीश्वर एक छवि है ना, जो मैं एक चित्र लेकर के आ रहा हूँ और आपको, आप अर्धनर नारीश्वर को आप जानते हैं, है ना, इसलिए आप उस चित्र से कनेक्ट हो गए। यदि मैं कोई केमिस्ट्री का चित्र लेकर के आता जिसको आप नहीं जानते हैं तो आप कनेक्ट नहीं होते ना। लेकिन तब सिर्फ एक वो तबका कनेक्ट होता है जो केमिस्ट्री को जानता है। तो छवियां दरअसल हमारे साहित्य को समृद्ध बनाती हैं। छवियां जो हमारे विषय से सीधे सीधे जुड़ी हुई नहीं होती हैं, किंतु हम किसी और विषय से या किसी और क्षेत्र से उन्हें लेकर के आते हैं, उसे उपमा की तरह प्रस्तुत करते हैं और उससे एक अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये किसी भी विषय से हो सकता है। सर जब हम लेखन की ही बात कर रहे हैं तो जो लेखक के भीतर की जो मनस्थिति है उसकी, वो उसकी राइटिंग को कितना इफेक्ट करती है? बहुत बहुत करती है। आज मैं कहीं तो मैं पढ़ रही थी कि कहीं मैंने कोई लाइन पढ़ी कि उन्होंने बोला कि आपको मोटिवेशन को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो डंडा लेके मोटिवेशन के पीछे भागना पड़ता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई एक सिंगल राइट आंसर या सिंगल करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें ना हर एक के लिए अलग अलग काम करती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ लिखा और फिर आपको लगा कि यार ये शायद किसी और मनस्थिति में लिखता तो और बेहतर लिख सकता था? मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक दिन पहले जो लिखा है, कई बार मैं आज उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, कई बार 2 महीने बाद रिजेक्ट कर देता हूँ। तो वो उसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि उस समय की मन स्थिति ठीक नहीं रही होगी, तो इसलिए मैं उनका वर्णन नहीं कर पाया। जैसे अभी अभी मैं एक डांस पार्टी से निकल करके आया हूँ, मैंने हैप्पी बर्थडे किया है और खूब नाच गाना हंगामा किया है, और अगले ही पल मुझे मृत्यु के बारे में लिखना है, तो ये तुरंत संभव नहीं होगा। आपको उस स्थिति में उतरना होता है, आपको अपने मन को उसके अनुकूल बनाना होता है। ये बारिश की तरह है, पहले बादल आएगा, उसके पहले गर्मी पड़ेगी, उसके पहले 4 और चीज़ें होंगी, धीरे धीरे मौसम बनेगा। तो वो अनुकूलन आने में, वो अनुकूलता आने में समय लगेगा, हैं। और हमारे देखो लेखन में सबसे बड़ा संघर्ष तो ये होता है, मतलब आमतौर पर लोग कहते हैं मूड बना रहा हूँ, है ना। ये तो बहुत साधारण भाषा हो गई, लेकिन वो मौसम बनाना, बेमौसम के फल और मौसमी फल दोनों के भीतर जो अंतर होता है स्वाद का, लगभग वही अंतर लेखन के भीतर होता है कि यदि मन के भीतर एक मौसम बन गया है, तब जो लाइनें बनी हैं वो अलग रस देंगी, और एक बेमौसमी AI जैसे माहौल में बना के लिखी गई लाइन शायद वैसा स्वाद ना देंगी। सर आपने बुद्ध की बात की, आपने कई बार नाम लिया आपने गौतम बुद्ध का, तो और आपने अध्यात्म और आत्मिक शब्द भी आए। एक लेखक के भीतर का अध्यात्म क्या होता है? आपके भीतर का अध्यात्म क्या है? मेरे भीतर का अध्यात्म तो अधूरेपन का अध्यात्म है, जिस पर मैंने किताब भी लिखी है, अधूरे चीज़ों का देवता। देखिए, जैसे ना हर आदमी के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही लेखन के बारे में और लेखन से जुड़े हुए दर्शन के बारे में, लेखन से जुड़ी हुई फिलॉसफी के बारे में हर लेखक की राय अलग होती है, हर लेखक की सोच अलग होती है, प्रक्रिया अलग होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि यही सबसे सही प्रक्रिया है।
यही सबसे अच्छी प्रक्रिया है, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये प्रक्रिया ने मेरे लिए काम कर दिया, ये मेरे लिए कारगर रही, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए कारगर है। किसी और के लिए कारगर ना हो सकता है ना। तो मेरा जो लेखकीय अध्यात्म है वो चीज़ों की अपूर्णता के अन्वेषण में छिपा हुआ है। मैं मानता हूँ कि तमाम चीज़ें अपने स्वभाव में अपूर्ण होती हैं। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं आपको, जीवन, जैसे गांधी जी का जीवन अगर हम देखें, जब वो पढ़ लिख करके बैरिस्टर बने तो जीवन का एक चरण उनका पूरा हुआ। कुछ समय के लिए उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने एक पूर्णत्व की प्राप्ति की है। फिर उनके सामने नई परिस्थितियां आई तो वो जीवन अधूरा साबित होने लगा। वो एक नए मार्ग की तरफ बढ़ गए और वहाँ उनको पूर्णता की तलाश होने लगी। तो ये जो तलाश है आपको बार बार बताती है कि आपका पिछला जो है वो अधूरा था। या एक इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक बड़ी लकड़ी है, वो एक लकड़ी है, वो कंप्लीट है, पूरी है, और आपने उस लकड़ी को बीच में से तोड़ दिया, तब वो दो कंप्लीट लकड़ियाँ हैं। तो जब वो दो कंप्लीट लकड़ियों में कन्वर्ट हो गई तो क्या आप ऐसा सोचेंगे कि जब वो एक थी तो अपूर्ण थी? वो तब भी पूर्ण थी, अब भी पूर्ण है। इसका उल्टा आप सोच लीजिए कि वो तब भी अपूर्ण थी, अब भी अपूर्ण है। ये फिलॉसफी जो है कि पूरे को अधूरा मानना, अधूरे को पूरा मानना, पूरे से अधूरे का काम लेना, अधूरे से पूरे का काम लेना, और पूर्णता और अपूर्णता के अद्वैत को अपने भीतर परिभाषित करते रहना, ये एक लेखकीय फिलॉसफी है जिसको शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर कह दिया जाए तो तमाम किताबें लिखने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। सर, ये जो आपकी सोचने की प्रक्रिया है, मतलब जैसे आपसे मैंने जो भी सवाल पूछे और आप उनका जितना साहित्यिक जवाब जो दे रहे हैं, ये इस सोचने की प्रक्रिया बहुत लंबे अध्ययन के बाद, लिखने के बाद, और शायद वैसा ही सोचते रहने के बाद बनी होगी। इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि किसी वजह से आप इस फेज से बाहर हो जाएं? सोचने के फेज से नहीं, इस तरह सोचने के फेज से। इस तरह सोचने के फेज से शेक्सपियर कहता था, दिस इज माय मेथड टू मैडनेस। मैडनेस का ये मेरा तरीका है। तो मैं चाहे उस तरीके से सोचूं या इस तरीके से सोचना, ये इसी तरीके से ही संभव होगा। मेरे मन की सारी गंगाएं जो हैं, सारी यमुनाएं, सारी नर्मदाएं, वो जाके एक समंदर में गिरती हैं। अस्तित्व का वही समंदर है जो इसी सोच से बनता है। तो हर तरह का विसर्जन यहीं होता है आकर के, कहीं और नहीं होता। सर देखिए, अब आपने बोल ही दिया है कि सब कुछ कहीं ना कहीं तो अधूरा रह ही जाता है। आप चाहे उसको, तो मुझे लग रहा है कि हम कितनी भी बात करेंगे तो वो अधूरी रह ही जाएगी। फिर भी कुछ आखिर में कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्योंकि जो हमारे यूज़र्स हैं ना वो बड़े यंग और लिखने वाले और कुछ बनने करने वाले, और मुझे लगता है कि अगर आप बैठे हुए हैं सामने तो बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और उनसे सीखा जा सकता है। अनुवाद की बात करती हूँ मैं, कि आपने इतना सारा अनुवाद किया है अंग्रेज़ी, क्योंकि हम भारतीय हिंदी सीखते हैं, और उत्तर भारत में ख़ास तौर पे कि हिंदी तो मातृभाषा है ही, और हम अंग्रेज़ी भी सीखते हैं, इसके अलावा लोक भाषाएं हैं। लेकिन आपने जो विदेशी भाषाओं के और अनुवाद किए हैं, स्पेनिश के या फिर फ्रेंच के, वो करने में आपको कितनी प्रॉब्लम आई? मैंने जो ज़्यादातर अनुवाद विदेशी साहित्य का किया है वो अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से किया है। यानी अगर पाब्लो नेरुदा अंग्रेज़ी भाषा में मैंने ना पढ़ा होता तो पाब्लो नेरुदा का अनुवाद करना मेरे लिए कठिन होता, या तमाम दूसरे लोगों का। ये हमारी भाषा, हमारा देश अभी अनुवाद के मामले में उतना विकसित नहीं हुआ है कि हम मूल भाषाओं से अनुवाद कर सकें। जैसे बहुत कम लोग हैं जो सीधे जर्मन से अनुवाद करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सीधे तुर्की से अनुवाद करते हैं। ज़्यादातर अनुवाद हमारी भाषा में, चूँकि अनुवाद का काम उतना विकसित और उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया, इसलिए मूल भाषा के अनुवादक भी उतना विकसित नहीं हुए, तो हमारी निर्भरता अंग्रेज़ी अनुवाद पर निर्भर है। अब देखिए, एक उदाहरण समझिए, पाब्लो नेरुदा ने लिखा स्पेनिश में। हाँ।
एलियट वाइनबर्गर ने या एलिस्टर रीड ने उसको अनुवाद किया अंग्रेज़ी में। अब मैं उस अंग्रेज़ी से उनको अनुवाद कर रहा हूँ हिंदी में। अब कितना चीज़ें हैं, कितनी 3 चरण बन गए। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होने पर कुछ न कुछ खोता है, फिर उस भाषा से भी अनुवाद होने में कुछ न कुछ और खोता है। मिलता भी है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ न कुछ खोता ही है। तो ये एक ना बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो जो खोने का जो एहसास है, जो एक अनुवादक के रूप में मुझे हो रहा है, वो मेरे पाठक को ना हो, उस कविता के आस्वादक को ना हो। ये एक बड़ी चुनौती होती है। उस आस्वादक को खोने से अधिक पाने की अनुभूति हो, ये किसी भी अनुवाद में बड़ी चुनौती होती है। अनुवाद क्या है? अनुवाद ना दरअसल एक अनुवादक ने इसे इस तरह से कहा था कि तुमने जो संगीत पियानो पे रचा है, उसी संगीत को, उन्हीं नोट्स को मुझे बांसुरी में बजाना है। जब आप पियानो पर उसी नोट को सुनेंगे तो वो एक अलग एहसास देगा, लेकिन जब आप बांसुरी में सुनेंगे तो थोड़ा अलग एहसास देगा। नोट्स वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी अनुभूति कहीं न कहीं, ध्वनि बदल जाएगी, कुछ न कुछ बदल जाएगा। ये जो चुनौती है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अनुवाद का काम आपको ऐसा लगता है, हम ये कह सकते हैं कि जो अनुवाद है वो आपके लेखन का अभ्यास है, मतलब वो लेखक के लिए अभ्यास का काम करता है। ये मैंने इस तरह से तो काम किया है, ये बात बहुत सही है कि जब मैं देखिए, जब मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, और ये आज से नहीं बरसों पुरानी प्रैक्टिस है मेरी, जब मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई तो मैं उसे अनुवाद करता हूँ अपनी भाषा में, मतलब हिंदी में। जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो उसे हिंदी में मैं अनुवाद करता हूँ, करके रख देता हूँ उसको। क्यों? ये अनुवाद भी एक तरह का एप्रिसिएशन है, मैं उसकी सराहना कर रहा हूँ उसके लिखे हुए की, और मैं उससे बहुत उद्वेलित हूँ, उससे प्रेरित हूँ, उससे आनंदित हूँ। तो उस आनंद को कैसे अभिव्यक्त करूँ, मैंने उसे अनुवाद करके अपने पास रख लिया। तो मैंने बाद में पाया ये चीज़, मैं तो इसे बहुत ही अनजाने और बिना किसी योजना के इस तरह से कर देता था, केवल आनंद के एक उत्फुरण में कर देता था। बाद में मुझे पता चला कि इससे जो है एक भाषाई वैभव पैदा होता है, इससे भाषाई वैभव भी बढ़ता है। क्योंकि किसी और की कही हुई बात को जब आप अपनी भाषा में कह रहे होते हैं तो उससे अनुभूतियाँ ले रहे होते हैं और शब्द अपने प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा अनुवाद जो है वो रचना कभी कभी जैसा लगने लगता है कि ये एक रचनात्मक कर्म है। यह ज़रूर है कि ये हमारे कई जो पुराने, बाद में मुझे पता चला कि पुराने लेखकों ने कह रखा है, जैसे बोरहेस ने भी कह रखा है कि अगर आप अनुवाद करते हैं तो आप अपने ही रचनात्मक लेखन का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन किसी और के शब्दों में बैठ करके, किसी और के आवास में रहते हुए, निवास में रहते हुए। आप कुछ कुछ भाषाएं शायद समझ भी लेते हैं ना सर? जो मैं थोड़ा है, बहुत, स्पेनिश है। हाँ, थोड़ा बहुत अनुवाद मैंने स्पेनिश से किए हैं, डायरेक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत श्रम से थोड़ा सीखा था, हालांकि वो बहुत संतोषजनक नहीं है, बहुत कच्चा हूँ मैं उसमें। अंग्रेज़ी से कर लेता हूँ मैं, मराठी तो मेरी ही भाषा है, मराठी से मैंने अनुवाद किए हैं और करता रहता हूँ। मुझे याद है सबसे पहले बहुत शुरुआत में 18-19 साल का था तो मुक्तिबोध के भाई, गजानन माधव मुक्तिबोध के जो भाई थे, मराठी लेखक थे, शरद चंद्र मुक्तिबोध, उनकी किताबें हैं, उनके निबंध, एक उनकी किताब थी नवी मड़वाट, यानी नई मेड़ें, खेत में मेड़ होती है ना, नई मेड़ें, तो उसके कुछ निबंधों का अनुवाद मैंने किया था। मराठी तो अपनी ही भाषा है, समझने के लिए
और भी कई सारी भाषाएं हैं जो थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ, कभी कभी शब्द जोड़ करके पढ़ लेता हूँ, ऐसी कई भाषाएं हैं। तो जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो ये टेबल लैंप में ही लिखा हुआ है कि जैसे जर्मन भाषा बहुत कसैली मानी जाती है, फ्रेंच मीठी हाँ हाँ भाषा मानी हाँ जाती हाँ है। हाँ। तो ये जो भाषा की मिठास या कड़वाहट है, ये लहजा तय करता है या शब्द तय करते हैं? कई बार धारणाएं तय करती हैं, ये धारणाएं हैं। भाषाएं तो सभी भाषाएं मीठी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ कह दिया जाता है ना कि सारा पानी गंगा है ना, वैसे ही भाषा का सौंदर्य। अब जैसे जर्मन, जैसे ये बोरहेस ने भी इस बात को नोट किया था, कहीं उन्होंने कहा था इस बात को कि जर्मन के कसैलेपन को रेखांकित किया था। बहुत सारे यूरोप के लेखक करते रहते हैं, लेकिन जो जर्मन लेखक हैं, जैसे गेटे को तो कभी कसैली नहीं लगी, उनको कड़वी नहीं लगी। गेटे के यहाँ तो कितना संगीत है, उनके पूरे काव्य में वो सांगीतिकता, वो मिठास मौजूद है। मुझे लगता है ये सब धारणाएं हैं। भाषाओं को लेकर के वर्चस्व की जो राजनीति चल रही होती है, और वो हर भूखंड में चल रही होती है, क्योंकि भाषा हमारी राजनीति से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई होती है। भाषा हमारी राजनीति को भी अभिव्यक्त कर रही होती है। भाषा की भी अपनी राजनीति भाषा की भी अपनी राजनीति होती है। तो ये धारणाओं से तय होता है। जैसे हमारे यहाँ अब मतलब एक कई भाषाओं को मीठा माना जाता है। हमारे सर ब्रज में तो बोलते हैं कि यहाँ की तो होली और बोली दोनों लट्ठ मारे। हाँ बताइए, अब ये एक धारणा है ये। जबकि मुझे अच्छी लगती है लेकिन किसी ब्रज में किसी कितनी सुंदर, कितनी मिठास भरी कविताएं हैं। हाँ। ब्रज में यानी कि हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो ब्रज का ही एक विकसित रूप है, एक तरह से माना जाए तो। कई सारी भाषाओं से मिल करके ये बना है, तो धारणा है ये। मिठास तो सब जगह है। आपको भारत में आर्ट, क्योंकि सिनेमा की भी बात है, आपको आर्ट की स्थिति कैसी लगती है? सिनेमा, संगीत और साहित्य, तीनों ही अलग अलग जगहों पे। तीनों को तो अलग अलग तरीके से देखना होगा, और ये सब भी रुचियों पर निर्भर करता है। मुझे तो तीनों पसंद हैं, मैं आनंद लेता हूँ। और कई बार मतलब जैसे सिनेमा का आनंद लेता हूँ। मुझे अब चूँकि जैसा मेरा स्वभाव ही है, तो जो आर्ट हाउस है, जो कलात्मक सिनेमा है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं सिनेमा को कला का माध्यम मानता हूँ, तो कला ढूंढता रहता हूँ। लेकिन मैं एक कभी कभी किसी मूड में एक कॉमेडी फिल्म देख करके या बिल्कुल वाहियात फिल्म देख करके हंस भी सकता हूँ, वो एक अलग मूड होता है। संगीत मेरे लिए अलग वो है। जैसे मैं संगीत और साहित्य में से आपने साहित्य चुना। हाँ, मैंने सुना था आपका। संगीत, लेकिन मेरा जो संगीत की मेरी पसंद जो है, निजी पसंद है, जो मुझे रचनात्मकता के लिए प्रेरित करती है, वो है वेस्टर्न क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक। मोत्सार्ट, बेथोवन और शोपां, ये तीन नाम ऐसे हैं जो मुझे बहुत बहुत प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। शोपां भी ख़ास करके आर्थर रूबिनस्टीन एक पियानिस्ट हुए थे, कंपोज़र थे। रूबिनस्टीन ने शोपां को जिस तरह से बजाया है, जिस तरह से शोपां को इंटरप्रेट किया है, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत, जैसे कि सिम मैंने नावल लिखा, तो मैंने एक जगह कहा भी इस बात को कि शोपां का मिनिमलिज्म, मैं उस संगीत को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उस संगीत को शब्दों में अभिव्यक्त करने के प्रयास में ही मैंने सिम लिखी है। मैं उस शोपां के संगीत को ढालना चाहता था अपने भीतर। वो उसको जैसे जड़ें रस सोखती हैं, वैसे मैं उसमें से सोखना चाहता था। और नई सदी में फिलिप ग्लास का संगीत, ये संगीत मुझे बहुत आकर्षित करता है। बाकी मैं शुरुआत से ही, अगर हिंदी सिनेमा की बात की जाए, तो मैं मुकेश का भी फ़ैन हूँ, लता जी का भी फ़ैन हूँ, किशोर कुमार का भी, मोहम्मद रफ़ी का भी। ये अलग अलग मूड की बात है। सर एक आखिरी सवाल है बस कि ये जो जब हम विश्व साहित्य की भी बात कर रहे हैं, और आपने तो इतना सारा कुछ पढ़ा भी है, आपको कहीं ऐसा लगता है कि जैसे जो बड़े सम्मान हैं, चाहे वो साहित्य का नोबेल सम्मान हो, चाहे वो बुकर हो, वहाँ पर अभी
भारत में जो लिखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ उसमें कमी है उस स्तर तक पहुंचने के लिए। ये इसका ना भी कोई एक सीधा सीधा जवाब नहीं है। इस बात स्तर की भी हो, कई बार देखिए हर पुरस्कार की अपनी एक ऐतिहासिकता होती है, अपना एक वर्तमान होता है, अपनी एक राजनीति भी होती है। और हम उसको कैसे देख पा रहे हैं अपने समय में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए भारत का साहित्य, भारतीय भाषाओं का साहित्य, हिंदी का साहित्य, भारत में लिखा जा रहा अंग्रेज़ी साहित्य, वो भी पूरी तरह से भारतीय है। इनमें कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक पुरस्कारों को तय करने वाली संस्थाएं, तय करने वाला ज्यूरी, तय करने वाले लोग उस सांस्कृतिक धरातल पर आ पाते हैं जिस सांस्कृतिक धरातल पर खड़े होकर भारतीय साहित्य लिखा जाता है? रेणु को समझना यूरोप की ज्यूरी के लिए आसान होगा, बहुत मुश्किल होगा। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐतिहासिकता को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो सांस्कृतिक गैप है, ये अंग्रेज़ यहाँ 200 साल रह कर के गए, फिर भी इस संस्कृति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए वो। तो 60, 70, 80 साल के पुरस्कार के इतिहास में इस बात को पूरी तरह समझा जाए, ये संभव भी नहीं लगता या कम मुमकिन लगता है। बात श्रेष्ठता की नहीं है, बात सांस्कृतिक दूरी और सांस्कृतिक अंतर की है। किसी दिन वो पटेगी, किसी दिन वो मिटेगी, किसी दिन रिसिप्टिवनेस या जो ग्राह्यता है वो बढ़ेगी, तो शायद कुछ और चीज़ें हों। हम सर इसकी सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और हमें करते रहे। और तीसरी चीज़ ये भी है कि किसी भी किस्म की, इस तरह की किसी भी किस्म की उम्मीद किए बिना अपना काम करते रहा जाए, एक भाषा के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर, वो भी ज़्यादा अच्छा है, वो कहीं कहीं बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे लेखक हैं इस संसार में जो इस तरह के पुरस्कारों से वंचित रहे हैं और उसके बाद भी वो बहुत महान रहे हैं। मैं फिर से बोरहेस का नाम लूँ, बोरहेस को फॉलो करने वाले 5 लेखकों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, बोरहेस को कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। ऐसे दुनिया में कभी कोई फूल नाम कमाने हाँ, फूल नाम कमाने के लिए नहीं खिलता। तो कोई लेखक, अच्छा लेखक पुरस्कार पाने के लिए नहीं लिखता, उसका पुरस्कार उसका अपना आनंद है, वो आनंद जो रचना देती है। सर, आप अपने पसंदीदा 5 लेखकों या 5 किताबों के नाम बताना चाहेंगे जो हम सब भी पढ़े? हाँ, 5 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन मैं कोई बात नहीं, चलेंगे। हाँ, लेकिन मैं ना किसी क्रम से नहीं, ऐसे रैंडमली याद करता हूँ। देखो, मेरी जो सबसे पसंदीदा कृति है वो है महाभारत। मुझे बहुत पसंद है, उससे बड़ी किताब मुझे पूरी दुनिया में नहीं दिखाई दी। होमर, दोनों किताबें ले लिए, होमर की है ना, ओडिसी भी और इलियड भी। दांते, डिवाइन कॉमेडी। कालिदास समग्र लेना चाहिए, कालिदास का लिखा हुआ हर वाक्य पढ़ना चाहिए। और अगर उतना वो नहीं है, क्या कहते हैं, संयम नहीं है, उतना सब्र नहीं है, तो मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम तो अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर मीर पढ़ना चाहिए, गालिब पढ़ना चाहिए, कबीर की चीज़ें पढ़नी चाहिए, तुलसी की चीज़ें पढ़नी चाहिए। मॉडर्न साहित्य में आ जाएं तो जो मुझे बहुत पसंद है वो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, वो अवश्य पढ़नी चाहिए। मार्सेल प्रूस्त का जो उपन्यास है ना, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, 7 खंडों में है वो। 7 खंड पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई संकल्प करके पढ़े तो अद्भुत किताब है वो। जिसने पढ़ लिया उसका जीवन बदल जाएगा। काफका पढ़ना चाहिए, जेम्स जॉयस का यूलिसिस पढ़ना चाहिए, प्रेमचंद पढ़ना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, विष्णु खरे पढ़ना चाहिए, रिल्के पढ़ना चाहिए, नेरूदा पढ़ना चाहिए। मैंने कहा किताबों से ज़्यादा मैं लेखक बताऊंगा, है ना, क्योंकि मैं तो लेखकों को पढ़ता हूँ। किताबें तो कई बार कई
जिल्दों में बटी हुई होती हैं। जैसे 100 Years of Solitude मार्केस, उनको पढ़ना चाहिए। बोरहेस पढ़ना चाहिए। बोरहेस से बड़ा लेखक मुझे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में और अब के 21वीं सदी के इस पूर्वार्ध में उनसे बड़ा लेखक दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है मुझे। ऐसे तमाम हैं, मैं नाम भी भूलता रहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत एक्सपेरिमेंटल और बहुत सूक्ष्म पढ़ना हो, J.M. कुत्सी को पढ़ना चाहिए। शायद वर्तमान राजनीति को उतनी सूक्ष्मता और उतनी बारीकी से प्रदर्शित करने वाला दूसरा लेखक वैसा नहीं है। संवेदनाओं को धरातल पे ओरहान पामुक को पढ़ना चाहिए। अगर आप वैचारिकी और प्रयोगों की बात कर रहे हैं तो इतालो कल्विनो के लेखन को पढ़ना चाहिए। तमाम हैं ऐसे, आपको कमी नहीं होगी। और जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो अचानक केनिया जैसे एक देश से नुगी वाथ्यांगो जैसा एक लेखक निकल करके आएगा और बोलेगा मुझे भी पढ़ना चाहिए। उनको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उनका इतिहास और हमारा इतिहास एक जैसा है। हम औपनिवेशिकता से निकले हुए लोग हैं। और उनकी एक किताब है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, अपने दिमाग का औपनिवेशीकरण कैसे उससे विमुक्त हुआ जाए। ये पूरी की पूरी उनकी जो उनका जो पूरा ग्रंथ है इसी बात पर केंद्रित है। एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म पढ़ना चाहिए। तमाम किताबें हैं वो। और अगर फिर भी लगे कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर लगे कि अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए, तो फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट और कर लेना चाहिए। क्योंकि इतने सारे नाम है ना कि ये पता नहीं कितने समय में हम इनको पढ़ सकते हैं। एडम ज़गावेस्की ने एक निबंध लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सबको पढ़ो, उनको पढ़ो जो तुम्हें पसंद हैं, उनको भी पढ़ो जो तुम्हें पसंद नहीं हैं, उनको पढ़ो जो तुम्हारी समझ में आते हैं और उनको भी पढ़ो जो तुम्हारी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि तभी तुम्हारे सोचने का दायरा बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जैसा आपने कहा ना कि हम कितनी भी बात करें तो अधूरी तो रह ही जाएंगी। तो हम अगर 4 घंटे भी बात करें, पूरे दिन भी बात करते रहेंगे तो भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। लेकिन जैसे आपका राइटिंग स्टाइल है ना कि आप पिछले दिन कुछ ऐसा छोड़ देते हैं फिर अगले दिन जाके उसको फिर पूरा करते हैं, तो वैसे ही हम आज ही अधूरा छोड़ रहे हैं। अगली बार मिलेंगे फिर अधूरा छोड़ के फिर कभी कोई ऐसा दिन शायद होगा कि वो पूरा होगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बात हुई और देखने वाले तो सीखेंगे, लेकिन मैंने भी बहुत सारा कुछ सीखा। आपसे जितनी बार बात होती है उतनी बार नया ही कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और इतने सब्र से ध्यान से आपने सुना यहाँ पर, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। आप देख रहे थे अमर उजाला काव्य। धन्यवाद।